बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो का टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया होगा, ये वीडियो इस्लामिक फ़ाइनेंस के बारे में है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस्लामिक फ़ाइनेंस के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश करूँगा और साथ में बताऊँगा कि कैसे इस्लामिक फ़ाइनेंस हमारी कन्वेंशनल बैंकिंग से, जो कन्वेंशनल फ़ाइनेंस होती है उससे मुख्तलिफ है, और क्यों कन्वेंशनल फ़ाइनेंस को इस्लाम में मना किया गया है, और कैसे हम इस्लामिक फ़ाइनेंस में रहते हुए अपने जो बिज़नेस है उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं विद इन हलाल लिमिट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस्लामिक फ़ाइनेंस को बताने से पहले मैं आपको जो आपका नॉर्मल होता है कन्वेंशनल फ़ाइनेंस, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो किस बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है जो आपकी कन्वेंशनल फाइनेंस होती है। यहाँ पे मैं जो लफ्ज़ कन्वेंशनल यूज़ कर रहा हूँ वो हर सेक्टर के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, या कोई भी एजेंसी हो, जो भी फाइनेंस एजेंसी कोई भी हो, इवन जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स होते हैं जहाँ से आप लोग या हम लोग वो लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे कोई भी चीज़ लेते हैं, जो फाइनेंस कन्वेंशनल फाइनेंस जो होती है, तो उसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ। तो दोस्तों, जो कन्वेंशनल फाइनेंस होती है वो बेसिकली दो प्रिंसिपल पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक होता है कि फाइनेंस, जो वो आपको फाइनेंस करते हैं, ये फाइनेंस प्लस वो आपसे उस पर लेते हैं इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है? फाइनेंस का मतलब ये है कि लेट से आप कोई भी चीज़ ख़रीदने गए, आपको अपने घर के लिए होम फाइनेंस की ज़रूरत थी, तो आपने उनसे बोला कि मुझे आपसे 1 लाख रुपए चाहिए। तो आप जो कन्वेंशनल फाइनेंस होता है वो आपको 1 लाख रुपए देता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेट से 3 ईयर्स आपका टाइम डिसाइड था, वो उस पर 1% लेता है इंटरेस्ट का। सही है, इससे वो अपना प्रॉफिट जनरेट करता है इंटरेस्ट से। अच्छा, तो ये है बेसिक प्रिंसिपल कन्वेंशनल फाइनेंस का। अब जो प्रॉफिट जनरेट इससे होता है वो बिल्कुल हराम है, वो हमारे इस्लाम में मना किया गया है। और ये ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे लोगों का इसमें मिस कॉन्सेप्ट है कि जो इंटरेस्ट है, यानी ये बात देखी गई है कि उनको या तो पता नहीं होता और वो चीज़ को समझते नहीं है, लेकिन ये साफ साफ कुरान में सूरह आले इमरान ने, मैं यहाँ पे रेफरेंस भी लिख देता हूँ, 130, सूरह बकरा में 275 से 280, सूरह रूम में और सूरह निसा में भी आयत नंबर 161 में इंटरेस्ट को मना किया गया है। और इवन दोस्तों, एक बात बड़ी यहाँ पे सीरियस है, सूरह बकरा में स्पेशली आयत नंबर 279 में ये भी फरमाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स भी इंटरेस्ट में मुलव्विस है, ये इंटरेस्ट वाला काम करता है, कोई भी ऐसा कारोबार करता है जिसमें सूद या इंटरेस्ट मुलव्विस है, तो वो एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग कर रहा है। तो ये एक बहुत ही यानी सोचने वाली बात है, ये बड़ा सीरियस मैटर, ये इतना आसान नहीं जितना हम लोग इसको समझते हैं। तो हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो कन्वेंशनल बैंकिंग थी, इसका रूल सिंपल थे, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक आपकी जो वो फाइनेंस करते हो, फिर उस पर वो इंटरेस्ट लेती है, इससे अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब होता ये कि इस्लामिक फाइनेंस इससे कैसे अलग है, तो इसके लिए हम देखते हैं जो आपकी इस्लामिक फाइनेंस है वो जो डिपेंड करती है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक होती है फाइनेंस, जो भी है वो इस्लामिक बैंक है, कोई भी एजेंसी जो इस्लामिक फाइनेंस करती है वो फाइनेंस, फिर एक रेंट या लीज़, और तीसरा ऑनरशिप ट्रांसफ़र। तो अब इन 3 चीज़ों को अपने जहन में रख लें। ये 3 चीज़ों पर जो होती है आपकी वो इस्लामिक फाइनेंस डिपेंड करती है, और इन तीनों पर रख के वो अपना प्रॉफिट अर्न करती है, जो कि बिल्कुल हलाल और इस्लामी मुताबिक बिल्कुल सही है। यानी इसमें कोई भी किस्म की कोई शक या गुंजाइश नहीं है कि इसमें कुछ मना है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस्लामिक फाइनेंस को समझने के लिए दोस्तों हम एक एग्जांपल को देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाई है। लेट्स सपोज कि मैं एक चीज़ ख़रीदने गया हूँ, कोई भी चीज़ है, सही, ये आइटम है, ये मैंने इसको नाम दिया, ये हाउस भी हो सकता है, ये बाइक भी हो सकती है, ये कार भी हो सकती है। ये मैं कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ और मेरे पास सफिशेंट फ़ंड नहीं है, तो मुझे इसके लिए फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं एक उस पे गया, लेट से मैं एक इस्लामिक फाइनेंस एजेंसी पे गया और मैंने उनसे पूछा कि मैं इस चीज़ को ख़रीदना चाहता हूँ और मेरे पास फाइनेंस नहीं है।
ठीक है। अब जो इस चीज़ की वर्थ है वो है 1000 रुपीज़। लेट्स सपोज वो 1000 रुपीज़ इसकी वर्थ है। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप यानी मैं बायर वो कितने परसेंट यानी हमें कितने पैसे इसमें से दे सकते हैं और फिर उसके बाद हम उतना फाइनेंस करें आपको। तो मैंने बोला कि मैं 100 रुपये दे सकता हूँ। लेट से मैंने उनसे कहा कि मैं 100 रुपीज़ दे सकता हूँ और मैंने बैंक को रिक्वेस्ट की या एजेंसी को रिक्वेस्ट की कि मुझे 900 रुपीज़ का फाइनेंस करें। यहाँ पे वो मुझसे एग्री होते हैं 100 और 900 पे, ठीक है। अब जो ये 100 रुपीज़ हैं, साथ में जो 900 का मैंने लोन लिया है, इस पे मैंने एक रिटर्न पीरियड ले लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितने अरसे में इसको रिटर्न कर सकते। तो लेट से मैंने बोला कि ये मेरे पास थी कि मैं 9 मंथ्स में इसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखें सेकंड चीज़ क्या है कि आपकी जो आपने 100 रुपीज़ दिए हैं 1000 रुपीज़ में से, तो आपकी 100 रुपीज़ के हिसाब से 1000 रुपीज़ की प्रॉपर्टी में कितना ओनरशिप बढ़ गई, ठीक है। तो मैंने 100 रुपीज़ के हिसाब से 1000 रुपीज़ की मेरी टोटल प्रॉपर्टी मेरा 10% ओनर बन गया इतना फाइनेंस करके। और सिमिलरली इसी को प्रिंसिपल रखते हुए जो बैंक था या जो भी इस्लामिक एजेंसी थी, फाइनेंस एजेंसी, वो 90% इसकी ओनर बन गई, ठीक है। अब जो मैंने रिटर्न पीरियड 9 मंथ्स डिसाइड किया था, मेरे पास लोन कितना था 900 डिवाइड बाई 9, तो 100 रुपीज़ पर मंथ मैंने उनके लोन का जो वो है इंस्टॉलमेंट वो वापस करनी है, ठीक है। अब ये मेरे पास चीज़ें आ गई। अब यहाँ से मैंने अंदाज़ा जो पर मंथ मैं दे रहा हूँ पैसे, यानी 100 रुपीज़ जो मेरे पास यहाँ से आ रहे हैं लोन की, वो है इंस्टॉलमेंट निकल लिए, उससे मेरे पास कितना शेयर इंक्रीज़ होगा। यानी लेट से मैंने जो फिर से उसका ओनरशिप का रेशो निकाला, तो 100 डिवाइड पर टोटल कॉस्ट, तो वो कितना बनता है 10% बन रहा है, ठीक है। तो यानी मैं हर मंथ उसको 100 रुपीज़ दूंगा एजेंसी को और वो मुझे मेरा 10% वहाँ पे ऑनरशिप बढ़ती आएगी। किसमें? जो मेरा एक वो है, जो मैंने जो भी चीज़ खरीदी ऊपर जो मैंने एग्जांपल अज्यूम किया उसकी मेरी कॉज वो ऑनरशिप बढ़ती आएगी। अच्छा, साथ ही साथ अब होगा ये कि आपके दरमियान और जो एजेंसी के दरमियान रेंट डिसाइड होगा, ये आप दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होगा। लेट्स से कि भाई हमने जो डिसाइड किया वो किया कि 100 रुपीज़ पे दोनों मान गए कि 100 रुपीज़ पर मंथ मैं इससे रेंट चार्ज करूँगा। लेट से वो बाइक थी या गाड़ी थी या हाउस था कि 90% मैं ऑनर हूँ, 10% आप ऑनर है, तो मैं इस पे 90% ऑनर के हिसाब से आप पे 100 रुपीज़ चार्ज करूँगा। ये मेरा रेंट है मंथली, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिसाइड कर ली। अच्छा, अब जो ये 100 रुपीज़ रेंट है, ये नहीं है कि सिर्फ आपने देना है, क्योंकि 10% ऑनर आप भी हैं और 90% ऑनर वो भी है। तो होगा क्या, 90% जो रेंट है, ये समझ लें 90% जो रेंट है वो जाएगा सेलर को, एजेंसी को, और 10% जो है वो जाएगा आपको, ठीक है। 10% जो रेंट है, लेट से 100 रुपीज़ का 10%, 10 रुपीज़ आपके पास आएगा क्योंकि 10% तो आप ऑनर है, और 90 रुपीज़ उसके पास आएगा क्योंकि 90% वो ऑनर है जो हमारे ऊपर वैल्यूज़ थी उसके हिसाब से, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। तो आपने उस हिसाब से देना है 90 रुपीज़ पर मंथ उसका जो रेंट, और उसने देना है 10 रुपीज़ पर मंथ, बैंक ने या एजेंसी ने। तो आप बैंक को 90 रुपये, 100 नहीं, क्योंकि 100 का आप 90% देंगे क्योंकि 10% तो आपके पास आएगा। तो 100 का ये 90 रुपीज़ आप देंगे बैंक को, ठीक है। ये ऐसे आपका पर मंथ रेंट जाएगा आपकी ऑनरशिप रेशियो के हिसाब से, पूरा नहीं जाएगा। तो ये है इस्लामिक फाइनेंस में ये होता है कि जब आप जितना % आपके पास ऑनरशिप है उसके हिसाब से ही आपका रेंट कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जो स्टार्ट का मंथ था उसमें आप लेट से पहले थे 10% ऑनर थे, जैसे हमने पहले जो हमने एडवांस पेमेंट की तो बैंक 90% था, ठीक है। ये हो गया स्टार्ट में। पहले मंथ में आपने जब लोन दिया उसको तो आप 10% ऑनर और बढ़ गए, ठीक है, और रेंट दिया आपने 90%। अब जब ये आपने दे दिया तो आप कितने % ऑनर बन गए, ठीक है। आप बन गए 20% ऑनर, और अब आप बैंक बन गया 80% ऑनर। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ आपने लोन किया, फिर से पेमेंट की, उससे आप 10% ऑनर और बढ़ गए, तो टोटल आपका प्रॉपर्टी में कितना शेयर होगा 30%। कोई भी चीज़ में 30% हो गया, और रेंट आपका कम हो गया। अब रेंट 30% के हिसाब से कितना जाएगा आपका 70% आपको नेक्स्ट मंथ देना होगा, और इस मंथ आपने 80% दिया जो भी था, यानी जो पिछले मंथ दिया था, ठीक है। और ऐसे ही आप चलते जाएंगे और टिल 9 महीने बाद 10वें महीने पूरे आपकी जो ऑनरशिप है वो आप पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि 10 9 मंथ्स में मैंने डिवाइड किया था। तो मैं
10वें महीने पूरा ऑनर बन गया 100%, तो मुझे रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरी प्रॉपर्टी या पूरी जो इक्विटी थी, जो कमोडिटी थी, जो मैंने ली थी बैंक से, एजेंसी से, वो अब मेरी हो गई। ठीक है। अच्छा, अब इससे देखें फ़ायदा क्या है, इसके पीछे विजडम क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, बायर प्रोटेक्शन है। आपके बायर की है, इसमें बहुत प्रोटेक्शन है इस्लामिक फाइनेंस में। आपकी ग्रेजुअली ओनरशिप बढ़ती है, ठीक है, और ग्रेजुअली आपका रेंट कम होता है, मतलब कांस्टेंट नहीं होता। अब जो नॉर्मल जो वो होते हैं इंटरेस्ट होता है, या जो नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकिंग होती है, उसमें क्या होता है, सब कुछ कांस्टेंट रहता है। अब आप कुछ भी हो, आपकी कुछ भी हो जाए, आपकी ना ओनरशिप बढ़ रही होती है, आपका रेंट कांस्टेंट होता है। और होता यह है कि आप अगर रेंट ना दे पाएँ या कुछ ना कर पाएँ, जैसे अक्सर होता है जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, उनमें मैंने देखा कभी होता है कि कुछ चीज़ का रेंट नहीं दे पाए, बाइक का, गाड़ी का, तो फिर वो बैंक उनसे वापस ले लेता है, यानी उनको कुछ भी नहीं मिलता उसमें, यानी उनके पैसे भी चले जाते हैं और जो ऑनरशिप भी नहीं होती उनकी, तो 0/0 रह जाते हैं। तो ये एक तरीके से सबसे बड़ा जो विजडम है इस्लामिक फाइनेंस का, वो है बायर प्रोटेक्शन। बायर, इससे सेलर को क्या फ़ायदा है, अब ये आता है। देखिए, सेलर जो होते हैं, सबसे बड़ी बात है वो हलाल कमाई करता है। देखिए इसमें, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी शख्स इसमें इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होता है, सूद में इन्वॉल्व होता है, वो सूरह बकरा की आयत नंबर 279 टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसके हिसाब से अल्लाह और उसके रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर रहा है। तो मतलब आप खुद समझ लें कितनी एक हमारे लिए फ़िक्र की बात है, कितनी एक उसकी डर की बात है, कि डर लगता है ये सुन के भी। अब होता ये है कि फ़र्ज़ करें कि आप 50% ऑनर थे, एक सिनेरियो हो गया, 50% ऑनर अभी बैंक था और आप कुछ उसकी वजह से नहीं दे पा रहा, आपने बोला कि मैं अब आपको पे नहीं कर सकता। तो होगा क्या, जब स्प्लिट होगा प्रॉपर्टी का, अगर ये सोल्ड आउट हो गई, तो अभी भी आपको 50% बायर को मिलेगा और 50% ऑनर को। मतलब आप बायर जो है ना, इसका नुकसान नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है, और ऑनर ने भी 50% है, जो उतना अर्सा रेंट भी लिया होगा, फिर उसको उससे भी फ़ायदा होगा, तो वो भी प्रोटेक्टेड है। तो ये है बेसिकली मेन विजडम इस्लामिक फाइनेंस का, जो हम सबको समझना चाहिए। अब जितनी मैंने चीज़ आपको बताई है, जाहिर सी बात है कि ये सिंपल है, लेकिन अब इसी को मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सेल शीट्स बनाई हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जो एवन इस्लामिक बैंक में भी अगर उनसे पूछो, मैंने खुद पूछा था कि आप कैसे काम करते हैं, क्या वो फार्मूलाज हैं, तो उनको खुद नहीं पता होता, यानी वो एक ब्लैक एंड वाइट में होते हैं, यानी उनको खुद ही नहीं पता तो क्या कर रहे हैं, बस उनको ये होता है हाँ ये ऐसे ऐसे ऐसे, बाकी नहीं पता होता। और ये एक मजाक में भी बोला जाता है कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में फ़र्क ये है कि इंशाल्लाह का फ़र्क होता है, उसमें बोलते हैं यू विल गेट द प्रॉफिट, और इस्लामिक बैंक में बोलते हैं इंशाल्लाह यू विल गेट द प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं है। तो मतलब इसके पीछे काफ़ी एक विजडम है, जो अभी आपको शायद कुछ क्लियर हुआ होगा। सेकंड चीज़ ये है कि मैंने जैसा आपको बताया, मैंने इसके लिए बनाई है एक्सेल शीट्स, सही है। अब जो एक्सेल मैंने अटैच कर दी हैं लिंक में, वो है मैंने डिवाइड कर दी हैं 12 मंथ्स की प्लान पे, 18 मंथ्स की, 24, 30, 36, 42 और 48 मंथ्स की। ठीक है। अब उसमें आपको करना क्या है, जो एक्सेल शीट है, जो मैंने ऊपर सारा आप लोगों को चीज़ें समझाई हैं, वही चीज़ को मैंने एक्सेल में फॉर्मूलाज की सूरत में लिखा है, और बिल्कुल यानी उसको चेक किया है, बिल्कुल सही मिलाया है, और कुछ लोगों से भी चेक करवाया, तो मतलब वो ठीक है, तो मैंने उसको अटैच कर दिया। तो उसमें आपको सिर्फ जो एक्सेल शीट है, उसमें आपको सिर्फ डालनी है टोटल कॉस्ट, सही है, टोटल कॉस्ट डालनी है, कस्टमर फाइनेंस यानी कस्टमर कितना वो कर सकता है, एडवांस पेमेंट यानी लेट से एडवांस कितना दे सकता है, सही है। फिर आपने डिसाइड उसमें डालना है रेंट, सही है, कि आपको और उसका कस्टमर में कितना रेंट डिसाइड हुआ। आपने ये 3 चीज़ें डालनी है, टोटल कॉस्ट डालनी है, कस्टमर फाइनेंस डालनी है, कस्टमर फाइनेंस या एडवांस जो आप उससे लेते हैं अपने बायर से, और थर्ड आपने रेंट डालना है, ठीक है। जब आप ये डाल देंगे तो एक्सेल शीट खुद ब खुद आपको हर मंथ का प्लान, यानी लेट से 12 मंथ का प्लान था, तो वो ईच मंथ का आपको इंस्टॉलमेंट, ऑनरशिप रेशो, ये एक मंथ में आप कितनी ऑनरशिप आपकी बढ़ जाएगी, सही है,
और ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद कैलकुलेट करके दे देगी वो एक्सेल शीट। यानी आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस यानी आप उस पर देखें और उसको समझें तो बहुत आसान है। वो जो एक्सेल शीट है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो आपको ये चीज़ खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो आप इस चीज़ को प्रमोट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।